जैसा कि हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण क्या रहे थे, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारणों को जानना इतना ज़रूरी है क्योंकि आगे हमको पता रहे कि आगे ऐसी क्या क्या परिस्थितियाँ होती हैं जिसमें एक विश्व युद्ध या वर्ल्ड वॉर की कंडीशंस क्रिएट होती है, या फिर हम कहें कि ऐसे क्या कारण होते हैं कि जो दो राष्ट्रों के मतभेदों को या किसी एक पर्टिकुलर राष्ट्र के द्वारा किए गए कृत्यों के कारण संपूर्ण विश्व को एक भयानक स्थिति या खतरनाक स्थिति का सामना करना पड़ता है, जो कि लंबे समय तक उसको पीड़ित करती है, लंबे समय तक विश्व की शांति व्यवस्था को खंडित करने का काम करती है। ऐसा अध्ययन किया था हमने। आगे हम देखते हैं कि जैसा कि हेडिंग लिखी है, टॉपिक हमारा है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसे कौन कौन से ट्रेंड थे या ऐसी क्या प्रवृत्तियाँ थी जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आमूलचूल परिवर्तन काम करने का में भूमिका निभाई, या फिर हम ऐसा कहें कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किन किन विचारों का उद्भव हो रहा है या किस तरह की विचारशाला या विचारधारा का प्रभाव बढ़ रहा है, या ऐसे कैसे क्या क्या कार्य हुए जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने में सहयोग दिया। तो जैसा कि हम पहले कह रहे हैं, पहला जो कारण ट्रेंड है या प्रवृत्ति है, पहले एक साथ लिख देता हूँ मैं आपको, आप ध्यान रखें क्योंकि प्रश्न हमारे ऐसे ही आते हैं। सीधा पूछा जाता है दो कारण, ठीक है, सीधे पूछे जाते हैं कारण। तो पहला है यूरोप का केंद्र बिंदु या यूरोप का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पराभव, ठीक है। इस बिंदु के अंतर्गत हम देखेंगे कि 1492 यानी अमेरिका की जब खोज हुई, आपको पता है कोलंबस ने की, तब से लेकर और द्वितीय विश्व युद्ध तक के टाइम का केंद्र बिंदु यूरोप रहा और उसमें भी ब्रिटेन रहा। इनडायरेक्टली अगर हम कहें कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो सत्ता है या जो लीडरशिप है या जो नेतृत्व है वह अब यूरोप यानी ब्रिटेन से हटकर विश्व के अन्य भागों में प्रसारित हो गया है, परिवर्तित हो गया है, चेंज हो गया। पहले संपूर्ण विश्व की राजनीति का केंद्र बिंदु यूरोप को माना जाता था। इसका कई नेगेटिव विरोध भी किया गया, नेगेटिव रूप भी दिखाई दिया कि इन राष्ट्रों ने कहकर इस बात का विरोध भी किया कि यूरोप को राजनीतिक युद्धों का या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता कंपटीशन का अखाड़ा मान लिया गया है। तो पहला सबसे बड़ा प्रभाव ये रहा कि यूरोप को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र बिंदु से हटा दिया गया या वो हट गया, यानी अब जो सत्ता के समर्थक हैं या सत्ता का जो केंद्र बिंदु है वह यूरोप में नहीं रहा है। तो ये ट्रेंड है। आज भी वर्तमान समय में अगर हम देख रहे हैं तो आज भी यूरोप के अलावा, आज तो बहुध्रुवीय विश्व है वैसे तो, लेकिन आज भी यूरोप महाद्वीप को वो पोजीशन प्राप्त नहीं है। आज भी माना कुछ टुकड़ों में या कुछ छोटे छोटे समूह में बटा हुआ है यूरोप, लेकिन फिर भी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले या द्वितीय विश्व युद्ध से पहले जो ब्रिटेन की स्थिति थी या यूरोप की स्थिति थी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, वो वर्तमान में काम नहीं कर रही है। दूसरा देखें आप, दूसरा जो बिंदु है हमारा ट्रेंड से संबंधित, परमाणु युग का सूत्रपात या प्रारंभ। जैसा कि आपको पता है अमेरिका ने पहली बार द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान के विरुद्ध परमाणु बम का प्रयोग किया था। तो परमाणु बम का प्रयोग किया उसने पहली बार 6/8/1945, 9/8/1945 को दूसरा। तो आप समझ सकते हैं कि इसके बाद से अन्य राष्ट्रों ने भी परमाणु शक्ति संपन्न होने का प्रयास किया और इस प्रयास के फलस्वरूप ही परमाणु युग का शुरू होता है, सूत्रपात किया गया। हालांकि इसीलिए मैक्स लर्नर ये कहते हैं इस युग को अति मारकता का युग कहते हैं, इस युग को अति मारकता का युग
कहते हैं, क्योंकि इनका सीधा सा इशारा परमाणु बम्बों की तरफ है। परमाणु बम्बों में इतनी शक्ति है, इतनी कैपेसिटी है। अमेरिका सबसे बड़ा राष्ट्र है जिसके पास सबसे ज़्यादा संख्या में परमाणु बम्ब हैं। तो परमाणु बम्बों की कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है कि इस पृथ्वी को कई बार नष्ट किया जा सकता है, या इस पृथ्वी पर जीवन को कई बार नष्ट किया जा सकता है। इसीलिए इसे मैक्स लर्नर के द्वारा अति मारकता का युग कहा गया है। परमाणु बम्बों को नए तथ्यों के रूप में भी स्वीकार किया गया है, ऐसा कहा जाता है। तो जिस उद्देश्य के लिए परमाणु बम बनाए गए थे, उन उद्देश्य के अलावा सैनिक दृष्टिकोण से भी परमाणु बम बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, यह महत्वपूर्ण ट्रेंड है, ये प्रवृत्ति है। वर्तमान में सभी राष्ट्र अपने आप को सैनिक रूप से मजबूत बनाने के लिए परमाणु बम की आवश्यकता को महसूस करते हैं और उसे पाने का प्रयास भी करते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये सबसे महत्वपूर्ण ट्रेंड है। हालांकि अभी वर्तमान में परमाणु बम्बों से शांतिकालीन उपयोग या परमाणु ऊर्जा का उपयोग भी किया जा रहा है, लेकिन इससे इनकी मारकता में कोई कमी नहीं आ रही है। यानी अभी भी हमें ये भय है कि परमाणु युद्ध जब भी होगा तो वह विश्व की जीवन के लिए बेहद नुकसानदायक हो सकता है। आगे देखें आप, तीसरा देखें, क्योंकि सभी राष्ट्रों, इसके बाद 1949 में रूस के द्वारा भी परमाणु परीक्षण किया गया, चीन के द्वारा 1964 में किया गया, तो ये एक दौड़ प्रारंभ हो गई थी। इसलिए अभी तक कर रहे हैं लोग, तब से शुरू हुआ 1945 से और आज तक कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल उत्तर कोरिया ने परमाणु परीक्षण किया था, ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। तो अभी तक चल रहा है, तो ये ट्रेंड अभी भी चल रहा है, तब से प्रारंभ हुआ था और अभी तक चल रहा है, और बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेंड है, प्रवृत्ति है राष्ट्रों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परमाणु संपन्न होना। तीसरा देखिए, नए राष्ट्रों का उदय, नए राष्ट्रों का उदय हो रहा है। स्वतंत्रता मिली 1945 के बाद कई राष्ट्रों को, भारत ही नहीं या एशिया ही नहीं, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका आदि जो भी बड़े महाद्वीप हैं, उन महाद्वीपों पर जो राष्ट्र हैं उन्हें स्वतंत्रता मिल रही है। श्रीलंका भारत से पहले आज़ाद हुआ, स्वतंत्रता मिली, उसके बाद तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ अगर हम दूसरा बिंदु कह दें तो जो उपनिवेशवाद है, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद से मुक्ति हो रही है। यानी ये जो उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले जो ट्रेंड चल रहा था उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद का, उस पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रोक लगाने का काम किया गया। यानी रोक कमी आई या एक तरह से समाप्त हो गया। हालांकि आज अगर हम बात कर रहे हैं तो आज इस उपनिवेशवाद ने, नव उपनिवेशवाद कह दें, नव उपनिवेशवाद या आर्थिक उपनिवेशवाद, आज भी ये इस रूप में जीवित है, लेकिन वो जो उस समय था सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले की जो स्थिति थी वो समाप्त हो गई है। उसकी जगह ये आ गया हो, आज जितना निवेश किया जा रहा है राष्ट्रों में, उसके माध्यम से वहाँ की नीतियों को प्रभावित करने का काम किया जाता है। आप उस पर उसकी प्रशासनिक क्षमताओं को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उसकी आर्थिक हितों को या बाजार को नियंत्रित करने की कैपेसिटी आ गई है। तो ये ट्रेंड तभी से चल रहा है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, नए राष्ट्र स्वतंत्र हो रहे हैं। वे राष्ट्र कैसे हैं? संप्रभु हैं, अपनी नीतियों का पालन करने में, निर्धारण करने में उनकी अपनी कैपेसिटी है, वो अपनी क्षमता के आधार पर संप्रभुता का पालन कर रहे हैं। तो आज भी लेटेस्ट 2011 में नया राष्ट्र बना, मतलब स्वतंत्र होने की प्रक्रिया अभी भी चलायमान है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए नए राष्ट्र बन रहे हैं और उन नए नए राष्ट्रों को के विचारधारा या विदेश नीति के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके संबंध कैसे रहेंगे इसका निर्धारण भी किया जाता है। तो ये ट्रेंड अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण था कि साम्राज्यवाद जैसी बुराई को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद समाप्त कर दिया गया या समाप्ति हुई। हालांकि वर्तमान में आर्थिक स्तर पर सभी राष्ट्रों की तो बात नहीं करेंगे, लेकिन ज़्यादातर या तीसरे वर्ग के राष्ट्र या तीसरी दुनिया के जो राष्ट्र हैं वह अभी भी बड़े राष्ट्रों पर निर्भर करते हैं। वो भी इस साम्राज्यवाद का ही एक नया रूप है। आगे चलें आप। आगे चलने से पहले हम चौथा बिंदु देखें।
साम्यवाद का विस्तार। साम्यवाद एक विचारधारा है, इसका जन्म या इसका शुरुआत रूस में हो चुकी थी बोल्शेविक क्रांति के बाद। 1977 में जो बोल्शेविक क्रांति हुई, उस क्रांति के बाद रूस में मार्क्सवादी सरकार की स्थापना होती है जो कि साम्यवाद के सिद्धांतों पर काम कर रही है, यानी पहली साम्यवादी सरकार रूस में बनती है। और उसके बाद से लेकर निरंतर इस विचारधारा का विस्तार करने की कोशिशें की जा रही हैं। यूएसएसआर के द्वारा संगठन बना यूएसएसआर, उस यूएसएसआर के माध्यम से साम्यवादी विचारधारा का विस्तार किया जा रहा है। साम्यवादी विचारधारा आज वर्तमान में इतनी प्रभावी नहीं है, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये ट्रेंड में थी। आज हम ये भी नहीं करेंगे पूर्णतः समाप्त हो चुकी है, लेकिन आज उस पोजीशन में नहीं है जितनी शुरुआती 50 सालों में या रूस की स्थापना होने के बाद, या रूस में साम्यवाद की स्थापना होने के बाद से लेकर और 1991 के बीच में साम्यवाद रहा था, जितनी पावरफुल रूप में रहा उतना आज नहीं है, लेकिन पूर्णतः समाप्त भी नहीं हुआ है। तो यूएसएसआर के द्वारा जब साम्यवाद का विस्तार किया जा रहा था, तो आप सोच सकते हैं कि इसने आगे पोजीशन तैयार की शीत युद्ध के लिए। तो दूसरा ग्रुप आया जिसने इस साम्यवाद का जो विरोध था वह करना प्रारंभ किया। साम्यवाद का विस्तार कहाँ हुआ? चीन में, दक्षिण पूर्वी एशिया या पूर्वी एशिया, क्यूबा जो कि अमेरिका के निकटस्थ स्थित है, वो भी साम्यवाद के प्रभाव में आए बिना नहीं रह सका है, यानी साम्यवादी सरकार की वहाँ भी स्थापना हुई। तो ये जो साम्यवाद का जो विस्तार हो रहा है, एक ऐसी विचारधारा जो समाज में संतुलन लाने का प्रयास कर रही है या आर्थिक आधार पर सभी को इक्वल समान रूप से करने का प्रयास कर रही है, उसका विरोध किया जा रहा है पूंजीवाद के द्वारा। आगे देखिए आप, तो साम्यवाद का विस्तार भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बड़ी संख्या में होना प्रारंभ हुआ। तो ये ट्रेंड, ये प्रवृत्ति उस समय भी लागू थी, हालांकि आज इसमें कमी आ चुकी है। नेक्स्ट देखें, शीत युद्ध। शीत युद्ध से तात्पर्य आपको पता है कि जैसे मैंने अभी बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध से पहले ही साम्यवादी विचारधारा प्रारंभ हो चुकी थी, या साम्यवाद एक राष्ट्र के रूप में उसने सरकार बनाई थी यूएसएसआर या सर्वप्रथम रूस में। ऐसे ही अमेरिका था दूसरी तरफ, जो कि पूंजीवाद का समर्थक था। आप देख सकते हैं कि एक तरफ पूंजीवाद है और एक तरफ साम्यवाद है। अब द्वितीय विश्व युद्ध तक तो लगभग व्यवहार अच्छा रहा, सहयोग किया इन दोनों ने, राष्ट्रों ने आपस में। यहाँ पर कह दूं मैं अमेरिका जो इसका मॉनिटर है, और यहाँ पर यूएसएसआर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक तो इनमें सहयोग की भावना रही है। वहीं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इनके आपसी संबंधों में तनाव आ जाता है, ठीक है। और ये जो तनावपूर्ण संबंध हैं, ये ही शीत युद्ध कहलाता है। और इसने न केवल इन दोनों राष्ट्रों को या इन दोनों संगठन यूएसएसआर को और अमेरिका को, बल्कि संपूर्ण विश्व को प्रभावित करने का काम किया। तनावपूर्ण संबंधों को बढ़ाने में योगदान इन दोनों ग्रुपों का रहा है, एक तरफ पूंजीवादी राष्ट्र और एक तरफ साम्यवादी राष्ट्र। तो ये जो इसको कह सकते हैं सशस्त्र शांति का युग भी कहा जाता है शीत युद्ध को। और ये शीत युद्ध द्वितीय विश्व के बाद प्रारंभ होता है, जैसा कि मैंने पहले बताया, उससे पहले ही आपस में सहयोगी के रूप में काम कर चुके हैं। इन्होंने मिलकर साम्राज्यवादी ताकतों का विरोध किया, दोनों राष्ट्रों ने मिलकर। लेकिन उसके बाद ऐसी परिस्थितियां डेवलप हुई कि इन राष्ट्रों ने आपसी सहयोग को बुलाकर आपस में तनाव को स्थान दिया, आपसी संवाद को बंद कर दिया। और संवाद जहाँ समाप्त हो जाता है वहाँ कई बार तनाव की शुरुआत हो जाती है, और यही हुआ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। आगे देखिए आप, अब
इसका असर कहाँ पड़ रहा है? इसका सैनिक प्रतिस्पर्धा या सैनिक गुट बन गए। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सैनिक गुटों का बनाया जाना भी एक ट्रेंड के रूप में चल पड़ा। आप किस सैनिक गुट में शामिल हैं या आप किस प्रकार के सैनिक सहायता प्रदान करने वाले राष्ट्रों से जुड़े हुए हैं, आप किसी राष्ट्र से अपने आप को बचाने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं, ऐसे प्रयासों को किए जाने के फलस्वरूप सैनिक गुटों का निर्माण हुआ और बड़े ग्रुप बनाए गए। बहुत बड़े स्तर पर इन गुटों का निर्माण हुआ, जिनमें प्रमुख जो गुट थे नाटो, सीटो, सेंटो और वारसा, ये 4 गुट बने। तो ये भी एक ट्रेंड बना कि हमें सैनिक गुटों का निर्माण करना चाहिए या हमें सैनिक गुटों से जुड़ना चाहिए। तो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सैनिक गुटों का निर्माण हुआ और सैनिक गुटों में जुड़ने की प्रतिस्पर्धा भी बढ़ने लगी। सैनिक शक्तियाँ प्राप्त करने की या सैनिक दृष्टिकोण से अपने आप को मजबूत बनाए जाने की विचारधारा भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलायमान रही, उसको चर्चा मिली, प्रसिद्धि मिली और लोगों ने उसको पालन भी किया। तो अब इन दोनों का समाधान क्या ढूंढा जाए? अगर इस तनावपूर्ण स्थिति से राष्ट्र को बचाना है तो उस तनावपूर्ण स्थिति से राष्ट्रों को बचाने के लिए हम किस प्रकार से अपना योगदान दे सकते हैं, इसका क्या सॉल्यूशन या क्या समाधान निकाला जाना चाहिए। इसके लिए प्रयास किए गए सर्वप्रथम नेहरू, नासिर और टीटो। अगर मैं कह दूं आप समझ गए होंगे, जैसे मैंने शब्द कहे आपने भी पढ़ा है, पढ़ते हैं तो आपको ध्यान आ जाएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा गुट निरपेक्षता, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्षता आंदोलन। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक नए मूवमेंट ने जन्म लिया जिसे हमने कहा गुट निरपेक्षता आंदोलन। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि नए राष्ट्रों का उदय हुआ। अब ये नए राष्ट्र आप समझ सकते हैं कि जैसे कॉलेज में कोई नया स्टूडेंट आता है तो शुरू शुरू में उसे पता नहीं होता कि कैसी यहाँ की क्या व्यवस्थाएं हैं, किस तरह से उसे अपने आप को यहाँ एडजस्ट करना होगा, कौन से स्टूडेंट ठीक है या मुझे किन के साथ मित्रता करनी चाहिए, मुझे कहाँ बैठना चाहिए। इस तरह जब ये नए राष्ट्र स्वतंत्र हो रहे हैं, संप्रभु राष्ट्र हैं, नई नई स्वतंत्रता मिली है, लेकिन इन्हें, और आपको पता है कि विश्व 2 गुटों में बटा हुआ है। यहाँ शीत युद्ध प्रारंभ है, विचारधारा के आधार पर साम्यवाद और पूंजीवाद में विरोध चल रहा है, 2 गुट बने हुए हैं। तो इन्हें नहीं पता है कि हमें किन राष्ट्रों में या कहाँ सम्मिलित होना चाहिए, हमें किसी ग्रुप में जाना भी चाहिए या किसी ग्रुप में शामिल नहीं होना चाहिए। ऐसी इनकी विचारधाराएं हैं। तो उनसे बचने के लिए या इस समस्या का समाधान निकला गुट निरपेक्षता में। नेहरू, नासिर, टीटो। इंडोनेशिया, मिस्र और भारत। इंडोनेशिया, मिस्र और भारत, इन्होंने गुट निरपेक्षता आंदोलन को बढ़ावा दिया या प्रारंभ किया। 1961 में बेलग्रेड में पहला सम्मेलन जब हुआ तो 25 सदस्य थे। इसके संस्थापक या प्रारंभिक सदस्य 25 थे, जो आज 25 प्रारंभिक सदस्य थे, जो आज बढ़कर 120 हो गए। पर्यवेक्षक सदस्य भी हैं, जो नॉन सहयोगी या सदस्य देश भी हैं। तो मतलब इसका कुनबा यूएनओ के बाद सबसे बड़ा संगठन है। यूएनओ के जो संगठन है उनके बाद सबसे बड़ा ये संगठन है। और आप देखिए कि ये तीनों अलग, एक अफ्रीकी देश है, 2 एशियाई देश है। तो यानी जो नए स्वतंत्र राष्ट्र जहाँ हुए, सबसे ज़्यादा अफ्रीका में हुए, भारत एशिया में हुए, तो उन स्वतंत्र राष्ट्रों में से एक एक राष्ट्र ने अपना प्रतिनिधित्व दिया, किसी गुट में शामिल होने से इनकार कर दिया। या हम कह दें कि दोनों गुटों से बराबर निश्चित दूरी बनाए रखने के लिए ही गुट निरपेक्षता आंदोलन का जन्म हुआ। तो ये ट्रेंड उस टाइम भी चला था। कई राष्ट्र इसके सदस्य बने मतलब वो इस बात में बिलीव करते थे कि किसी भी गुट में शामिल होना जरूरी नहीं है। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उस तनावपूर्ण स्थिति में या उस तनावपूर्ण स्थिति को कम करने के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। तो ये ट्रेंड था, ये प्रवृत्ति थी राष्ट्रों की
विदेश नीति का महत्वपूर्ण भाग था कई राष्ट्रों की कि किस तरह से हम इस तनावपूर्ण स्थिति का सामना करें। आगे देखें एक और, महाशक्तियों की संख्या में कमी आई। कमी या महाशक्तियों की स्थिति में परिवर्तन। ये ध्यान रखिए कि पहले जब राजतंत्र थे तो हर राज्य या हर राष्ट्र अपने आप में पावरफुल माना जाता था। उसे जो जैसा राजा वो वैसा उस स्थिति में संप्रभु था, तो उसके विचार दूसरों के साथ सहयोग करने की भावना में परिवर्तन होते रहते थे। सब अपने आप को बड़ा शक्तिशाली या नीति निर्धारक खुद को समझते थे। तो ऐसे ही कई राष्ट्र भी थे। अगर हम बात करें 1815 से पहले की, 1815 से पहले यूरोप में जो यूरोप के जो महाशक्तियाँ थी या विश्व में जो महाशक्तियों की संख्या थी या यूरोप में जो महाशक्तियाँ थी उनकी संख्या थी मात्र 8। स्पेन, स्वीडन, पुर्तगाल, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, ऑस्ट्रिया और प्रशिया या पर्शिया भी जिसको कह देते हैं। ये 8 राष्ट्र थे महाशक्ति के रूप में 1815 तक यूरोप में। फिर इनमें परिवर्तन आता है 1860 में। अभी भी 8 ही हैं, लेकिन ये इतने काम के नहीं रहे, ये इतने काम के नहीं हैं। यानी ये तो हैं ही, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, पहले तो थे ऐसे ये दोनों, अब मैं इसको जोड़ रहा हूँ इसके साथ, यानी इसमें शामिल कर दूँ इसको छोड़कर, ये नहीं है शामिल। इसमें आ गए अमेरिका, इटली और जर्मनी 1860 के बाद 1815 तक। ठीक है, अब आगे देखें, इसके बाद और जुड़ रहे हैं इसमें 1930 के बाद। 1930 का मतलब हो गया कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यहाँ पर जापान आता है। जापान नए महाशक्ति के रूप में हमारे पास शामिल हो रहा है। तो और ये तो है ही हैं, इसके अलावा जापान। और जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होता है तो ये जो विश्व है यह सिर्फ 2 महाशक्तियों में रह जाता है, यूएसएसआर और अमेरिका। यानी यहाँ से पोजीशन चलना चालू हो रही है और यहाँ तक आते आते उसकी स्थिति में परिवर्तन आ रहा है। तो आज भी हमारे पास यही है। आज कई राष्ट्र, आज तो बहुध्रुवीय विश्व है, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से लेकर और जब तक साम्यवाद का विघटन नहीं हुआ तब तक 2 राष्ट्रों ने ही संपूर्ण विश्व की राजनीति को या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति को प्रभावित करने का काम किया है। ठीक है, आगे देखें आप। जो कारण था, मैं इसलिए कह रहा हूं ये कि अगला जो विषय है या अगला जो बिंदु है अंतर्राष्ट्रीय ट्रेंड का, वो है यूएनओ की सदस्यता में बढ़ोतरी। आपको पता है यूनाइटेड स्टेट ऑर्गेनाइजेशन 1945 में स्थापित किया गया और उसके बाद उसके प्रारंभिक सदस्य 51 थे। 51 सदस्यों से वर्तमान में 193 तक आ चुका है वो। यानी मैं कह रहा हूँ यूएनओ की स्थापना हुई तब सिर्फ 51 देशों का समर्थन था या 51 देश इसकी भावनाओं में या यूएनओ में योगदान को मानते थे। लेकिन जैसे जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की परिस्थितियाँ बदली या शीत युद्ध के तनाव में कमी आई या किसी अन्य माध्यम से अगर हम देखें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में परिवर्तन आए, तो उन परिवर्तनों के फलस्वरूप आज इसके सदस्य देशों की संख्या 193 राष्ट्र यूएनओ से जुड़े हुए हैं।
जुड़े हुए हैं, सक्रिय तौर पर जुड़े हुए हैं, किसी दबाव में आकर नहीं हैं, वहाँ सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट करते हैं, सही और गलत का डिसीजन लेने की उनकी खुद की क्षमताओं पर डिपेंड होकर वो काम करते हैं, यानी किसी एक राष्ट्र के प्रभाव में आकर वो काम नहीं करते। बार बार समय समय पर लिए गए निर्णयों से भी ये स्पष्ट है कि यूएनओ की सदस्य संख्या निरंतर बढ़ रही है, उसकी सर्वमान्यता में वृद्धि हो रही है और उसके कार्यों में या उसकी प्रभावशीलता में भी निरंतर वृद्धि हो रही है। हालांकि इसके सुधार की मांग की जा रही है ताकि इसे और प्रभावी स्तर पर काम लिया जा सके या ये प्रभावी स्तर पर और काम कर सके। आगे देखें आप, उत्तर दक्षिण संघर्ष की शुरुआत। उत्तर का मतलब आप समझ गए होंगे, पूंजीवादी या औद्योगिक रूप से विकसित राष्ट्र, औद्योगिक रूप से विकसित राष्ट्र। और दक्षिण में आप समझते हैं जो औद्योगिक रूप से इतने विकसित नहीं हैं या जहां पर औद्योगिक क्रांति का प्रभाव नहीं है, दृष्टि से कम विकसित राष्ट्र। तो इन दोनों के बीच में संघर्ष चल रहा है, या ऐसे राष्ट्र जो नवोदित थे जिनकी अर्थव्यवस्था आज इतनी मजबूत नहीं है जितनी कि पूर्व में स्वतंत्र जो राष्ट्र हैं उनकी जो अर्थव्यवस्था विकसित है उसके मुकाबले ये पिछड़े हुए हैं, या जिनकी अर्थव्यवस्था आज भी कृषि पर आधारित है, ऐसे राष्ट्र दक्षिण राष्ट्र में सम्मिलित हो रहे हैं। जैसे लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया के जो राष्ट्र हैं उन्हें दक्षिण में काउंट किया जाता है, दक्षिणी राष्ट्रों में गिना जाता है। तो उत्तर और दक्षिण के राष्ट्रों में जो संघर्ष है वह भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की घटना है या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का प्रचलन है। आगे देखें आप एक बिंदु और, तीसरी दुनिया के राष्ट्र। तीसरी दुनिया के राष्ट्रों से हमारा तात्पर्य है यही, इनसे दक्षिण के जो राष्ट्र ऐसा नहीं कहेंगे, अब आप देख सकते हैं कि जब महाशक्तियों की संख्या 8 रही है, 8 के अलावा भी तो और राष्ट्र हैं, या जो सैनिक गठबंधनों में शामिल नहीं है, या जो रूस यूएसएसआर के गुट में शामिल नहीं है, या पूंजीवादी गुट में शामिल नहीं है, उसके अलावा भी तो राष्ट्र हैं। उन राष्ट्रों का अपना अस्तित्व है, उनकी अपनी विदेश नीति है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उन राष्ट्रों के प्रभुत्व में गुटनिरपेक्षता के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से उनकी प्रभावशीलता में उन्होंने भी अपनी वृद्धि होती है। वे भी अपने संगठन बना रहे हैं क्षेत्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, आसियान, सार्क या और भी जो संगठन हैं उनके द्वारा बनाए गए जो संगठन हैं वो इनके प्रभावों को, यानी तीसरी दुनिया के राष्ट्रों को बिना अमेरिका और बिना रूस की सहायता के भी संगठन बने हैं, और वो संगठन बनाए हैं अल्प विकसित या कम विकसित राष्ट्रों ने, जिन्हें कि हम तीसरी दुनिया के राष्ट्र कहते हैं। तीसरी दुनिया के राष्ट्रों की गिनती वहाँ भी होती है, उन्हें भी तीसरी दुनिया की श्रेणी में रखा जाता है, जो अलग अलग विचारकों ने अलग अलग प्रकार से इनका विवरण किया है कि जो अमेरिका और रूस पर निर्भर नहीं करते हैं या सैनिक दृष्टिकोण से उन पर डिपेंड नहीं करते हैं, ऐसे राष्ट्रों का समूह तीसरी दुनिया के राष्ट्रों में आता है। और उनका धीरे धीरे उनकी संख्या ज़्यादा है, कच्चे माल के निर्यातक हैं, कच्चा माल तीसरी दुनिया के राष्ट्रों के पास ही है संसाधन, तो उन राष्ट्रों श्रमिक या श्रम इन्हीं राष्ट्रों से मिलता है। तो इन कारणों से उनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावशीलता में वृद्धि हो रही है, और वह यूएनओ या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने के में समर्थ हैं। यूएनओ में अपनी प्रभावशीलता है, उनकी संख्या ज़्यादा है, वोटिंग करने के टाइम अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो इसलिए तीसरी दुनिया के जो राष्ट्र हैं उनके प्रभाव में भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वृद्धि हो रही है। ये आज भी निरंतर गतिशील हैं, आज भी अपनी यूनिटी में हैं, और यही चाहते हैं कि तीसरी दुनिया के राष्ट्रों का भी यूएनओ की स्थायी परिषद में प्रतिनिधित्व होना चाहिए, उसमें सुधार होना चाहिए, और ऐसा माना जा रहा है कि यूएनओ आने वाले टाइम में वह सुधार करेगी। तो वह भी इंडिकेट करता है कि किस तरह से तीसरी दुनिया के राष्ट्रों का प्रभाव बढ़ रहा है। आगे देखें आप, इसी कड़ी में
एक और है, बात करें हम जो धीरे धीरे अब एक नया ट्रेंड और चल रहा है जिसकी हम बात कर लें तो अभी तक तो वो दो ही ग्रुप थे, लेकिन बहुध्रुवीय विश्व भी आज की वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का ट्रेंड है। उस समय भी था, हालांकि मैं ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन उस समय ज़्यादा से ज़्यादा 1964 में चीन ने भी कर लिया था हाइड्रोजन परमाणु बम और हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया था चीन ने 1964 और 1967। तो यानी ये एक तीसरी महाशक्ति के रूप में धीरे धीरे अपनी भूमिका बढ़ा रहा था, लेकिन इस पर इनडायरेक्टली चीन पर इनडायरेक्टली या थोड़ा बहुत प्रभाव साम्यवाद का था, इसलिए इसे अलग से साम्यवादी, इसलिए इसको अलग से इंडिकेट नहीं किया गया। इस पर चीन पर साम्यवाद का प्रभाव है, थोड़ा इसने मॉडिफिकेशन किया अपनी नीतियों में बाद में, तो उसके बाद स्वतंत्र भूमिका में आया, लेकिन तब तक इसको इसमें ही काउंट कर रहे हैं यूएसएसआर के समर्थक या सहयोगी के रूप में। तो ये जो दो परीक्षण किए, इसने भी अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। वर्तमान में आज जो हम शीत युद्ध की बात करना चाह रहे हैं या बहुध्रुवीय विश्व की बात करें, उसमें साम्यवाद की बजाय आज रूस के बजाय चाइना का विवाद चीन से ज़्यादा चल रहा है। यानी रूस की पोजीशन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या अमेरिका के प्रतिद्वंदी के रूप में चीन ने ले लिया। तो आज चीन और अमेरिका का विरोध नए ट्रेंड्स की तरफ ध्यान आकर्षित कर रहा है। आने वाले टाइम में जो शीत युद्ध हो सकता है वह इन्हीं दोनों राष्ट्रों के मध्य होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो हम देख रहे हैं कि आज वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये जो प्रमुख ट्रेंड हैं, लगभग 12-13 और भी हो सकते हैं, इन ट्रेंड्स ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने का काम किया है। आने वाले टाइम में हम इनका और 1 by 1 अध्ययन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम शीत युद्ध को लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड लक।